डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आज का वीडियो होने वाला है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपके साथ उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स पे अपना वर्क किया था। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज को भी पब्लिश किया था, जिनमें उनकी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। उन्होंने हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन भी दी थी, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। वो उनकी किस अचीवमेंट पे मिला था, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। वो ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़े हैं और पीस के लिए भी लड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा काम भी किया था जिसके लिए उन्हें अपनी कंप्लीट लाइफ रिग्रेट रहा था। तो ये सब मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जूही चौधरी आ गई हूँ आपके लिए फिर से फिजिक्स से जुड़ी एक नई जानकारी लेकर। यहाँ मैं आपके साथ फिजिक्स से जुड़ी जानकारियों को डिस्कस करती हूँ, साथ ही साथ आपकी बुक्स को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे फिजिक्स का एक माइलस्टोन है। उनका फिजिक्स में बहुत बड़ा नाम है, उनके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थे। उनकी थ्योरीज ने फिजिक्स के अंदर एक रिवोल्यूशन खड़ा कर दिया था। तो आज हम उसी इंसान के बारे में, उसी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। यहाँ हम मेनली सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, में इन 4 टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक नंबर 1 होने वाला है अर्ली लाइफ। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की अर्ली लाइफ, उनकी एजुकेशन एंड अचीवमेंट, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी लेटर लाइफ। तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इसके बदले आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स में भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या थी उनकी अर्ली लाइफ। Sir Albert Einstein was born on 14 March 1879 in ULM, बर्ग किंगडम के यूएलएम में हुआ था, जो हमारा जर्मन में पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। उनके पेरेंट्स थे हरमन आइंस्टाइन एंड पोलाइन। उनके पापा का नाम हरमन आइंस्टाइन था, उनकी मदर का नाम पोलाइन था। ठीक है, वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बड़े बच्चे थे, यानी उनसे पहले उनके कोई बड़े बहन भाई नहीं थे। आइंस्टाइन बचपन से ही अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया है। जैसे जब वो लोग यूएलएम में रहते थे, उसके कुछ टाइम बाद उनके पापा अपने भाई जैकब के साथ म्यूनिख में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने म्यूनिख मूव कर लिया था। वहाँ वो एक इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे, तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस रन करने के लिए म्यूनिख चले गए थे अपने ब्रदर के साथ। लेकिन वहाँ पे वो अपना बिजनेस अच्छे से स्टेबल नहीं कर पाए थे और उसके कुछ टाइम बाद वो इटली में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन था, वो इधर से उधर जाते रहे थे। एक जर्मन सिटीजन थे, ठीक है। बाद में वो हालांकि एक अमेरिकन सिटीजन बन गए। ये भी कैसे बने ये भी आगे आएगा, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी इसके बारे में। एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने सिर्फ 12 इयर्स की एज में ही डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में स्टडी कर लिया था। इन सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टरिंग कर ली थी। उन्होंने हालांकि अपने इनिशियल डेज में काफ़ी स्कूल्स को चेंज किया, क्योंकि उनकी फैमिली बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी, तो इस वजह से उनकी स्कूलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। पर तो उनके साथ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कि जब उनकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी ना, तो उनकी फैमिली ने उन्हें हॉस्टल में डाल दिया था। क्योंकि जब फैमिली शिफ्ट होती है तो बच्चे की स्कूलिंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो कुछ टाइम बाद उस हॉस्टल से भाग गए थे, क्योंकि वहाँ पे खुश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्विट्जरलैंड से कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने 1896 में स्विट्जरलैंड के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी आगे की मास्टरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने ये सब करते हुए बाद में उन्होंने एक कॉलेज के अंदर ही, एक इंस्टीट्यूट के अंदर ही
एक क्लर्क की जॉब को जॉइन कर लिया। क्लर्क की जॉब करने के साथ-साथ वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे थे। हालाँकि वो एक क्लर्क की जॉब कर रहे थे, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, उन्हें कुछ बड़ा साइंस में करना था। वो अपनी थ्योरीज़ पे कंटीन्यूअसली वर्क कर रहे थे। इसके बाद 1905 ईयर आता है और वो उनकी लाइफ का मिरेकल ईयर था, गोल्डन ईयर ऑफ दैट लाइफ। दिस वाज़ द गोल्डन ईयर ऑफ आइंस्टीन्स लाइफ। इस ईयर में क्या होता है कि वो 4 पेपर्स को पब्लिश करते हैं। उनका पहला पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में उन्होंने पार्टिकल के ड्यूल नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था और यहीं से ही हमारी क्वांटम फिज़िक्स की रूट भी डेवलप हुई थी। इसी ने हमें क्वांटम फिज़िक्स की स्टडी का आइडिया भी दिया था। ड्यूल नेचर के बारे में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ने बताया था। इसके अलावा उनका सेकंड पेपर था ब्राउनियन मोशन के बाद। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? जो फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स फ्लो करते हैं ना, वो उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। देखिए, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्टिकल पर उसके अराउंडिंग पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो उस पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है, यानी वो पार्टिकल जो होता है अपने आसपास के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करता है, जो सिमिलर पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। इसी तरह से उन्होंने थर्ड थ्योरी दी थी हमें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनका थर्ड पेपर किससे रिलेट था? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये एक फिजिक्स की दुनिया में रिवॉल्यूशन था, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। ये हमें समझाती है कि स्पेस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस और टाइम के बीच के रिलेशन को बताती है। वो हमारी कैलेस्टिकल फिनोमिनाज के बारे में एक्सप्लेन करती है। इसके बाद फोर्थ था उनका मास एनर्जी इक्विवेलेंस। वहाँ पे उन्होंने हमें इक्वेशन दी। वहाँ पे उन्होंने मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताया था कि मास और एनर्जी एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। उन्होंने बताया था कि मास ही हमारी एनर्जी है, यानी मास हमारी एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ज़रूरत पड़ने पर मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी से हम मास भी गेन कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने अपनी एक फेमस इक्वेशन E=mc² को भी डेवलप किया था। ये उनकी एक बहुत फेमस इक्वेशन है और इस इक्वेशन ने फिजिक्स की स्टडी को चेंज कर दिया था। ये दो थ्योरीज उनकी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये दोनों हमारी फिजिक्स के अंदर एक रिवॉल्यूशन लेके आई थी। इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से फिजिक्स की जितनी पुरानी पजल्स थी ना, जो सॉल्व नहीं कर पाए थे साइंटिस्ट, उन्होंने इन पजल्स को भी सॉल्व कर दिया था। इसके बाद वो 1950 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी लेके आए थे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी हमारी वेलोसिटी पर बेस, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। लेकिन अगर वहीं कोई ऑब्जेक्ट ऐसी आ जाती है जिसके अंदर एक्सेलरेशन है, यानी वो अंडर द ग्रेविटी वर्क कर रही है, वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो उस थ्योरी को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिफाइन नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आइंस्टीन ने हमें 1950 में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और ये थ्योरी ही हमारी उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिफाइन करती है जो नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती हैं। अब उन्होंने ये सारे पेपर्स अपने पब्लिश तो कर दिए थे और जर्मन में ये चल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद आता है ईयर 1919 में ब्रिटिश ने इनकी इन रिसर्चेस को अप्रूवल दे दिया था, कंफर्म कर दिया था कि ये ठीक है और ये वैलिड भी है। इसके बाद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारी एक बहुत ही बड़ा नाम बन गए थे, वो एक फेम बन गए थे, एक साइंटिफिक सेलिब्रिटी बन गए थे। और इसी पर उनकी इन थ्योरीज के लिए ही उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। उनका नोबेल प्राइज था उनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के लिए। जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी थी ना, उसके लिए ही उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ उनकी एजुकेशन और उनके अचीवमेंट से रिलेटेड बातें। अब हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शादी की थी, उन्होंने अपने ही फील्ड से
एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट दोनों थे वो, उन्होंने मिलीवा मेरिक के साथ शादी की थी, जो एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट भी थी। हालाँकि उनका उनकी किसी भी थ्योरी में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। जितनी भी रिसर्चेज़ आइंस्टीन ने की थी, जितनी भी थ्योरीज़ दी थी, वो सब उनकी खुद की ही थ्योरीज़ थी। हैड आल्सो 3 चाइल्ड, 2 सन एंड 1 डॉटर। ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आई और उसके बाद उन दोनों ने डाइवोर्स दे दिया। इसके बाद क्योंकि आइंस्टाइन उस टाइम अपने पीक पर थे और उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो उसके कुछ साल बाद आइंस्टीन ने अपनी ही कजन एल्सा लोवेंथल के साथ शादी की और वो अपनी लाइफ के पीक टाइम पे शटल हो गए। 1930 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मन छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? उसके पीछे मेनली 2 रीज़न्स माने जाते हैं। पहला रीज़न था उनके सर्वाइवल का और दूसरा रीज़न था उनका अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिलने का। क्या हुआ था, एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका गए हुए थे, तो उसी 1930 में एडोल्फ हिटलर, जो कि हम उनको जानते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में एडोल्फ हिटलर के हर कोई जानता है। तो एडोल्फ हिटलर की गवर्नमेंट आ चुकी थी जर्मन के अंदर, वो वहाँ के चांसलर बन चुके थे। तो जब आइंस्टाइन अमेरिका गए थे तो उसको लेके एडोल्फ हिटलर ने बोला था कि आइंस्टाइन, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन के लिए एक डेंजर है, वो जर्मन के लिए ठीक नहीं है, वो एक नाजी गवर्नमेंट थी और जो हमारे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो नाजी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो इसलिए वहाँ पे उनके सर्वाइवल की प्रॉब्लम आने लगी थी, यानी उन्हें धमकाया भी जाने लगा था। उनको थ्रेट दिया जाता था कि ही इफ ही विल डू वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट देन गवर्नमेंट विल नॉट लीव देम फ्री। इस तरह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे जर्मन में फेस करनी पड़ी थी। देन ही लेफ्ट ओवर विथ एवरीथिंग एंड ही लेफ्ट द जर्मनी इन 1930 एंड ही शिफ्टेड टू अमेरिका। अमेरिका में शिफ्ट होने का एक और रीज़न था, वन ऑफ अनदर रीज़न वाज़ कि अमेरिका में उन्हें एक पोजीशन मिली थी, जो अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी था ना, वहाँ पे उनको स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। यानी अमेरिका ने बोला था कि तुम हमारे पास आओ और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में अपनी आगे की स्टडी करो, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि अच्छे साइंटिस्ट उसके पास हैं। तो इसलिए उन्होंने जर्मन को छोड़ दिया और फाइनली वो अमेरिका चले गए। नाउ ही वाज अ German citizen, but he live in America. So in 1933, America gave him a honor to a citizen of America. यानी अमेरिका ने उनको 1933 में अमेरिकन सिटीजन मान लिया और उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी। और इसके बाद वो अपनी स्टडी प्रिंस कोर्ट में करते रहे, जो न्यू जर्सी में पड़ता है। यहाँ पे वो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर वर्क कर रहे थे। देखिए यूनिफाइड फील्ड थ्योरी क्या है? यूनिफाइड फील्ड थ्योरी से वो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच में एक लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ही नेवर अचीव्ड दिस। ही वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट। वो वहाँ पर अपने ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते थे, वो पीस के लिए काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसी गलती की थी जिसके लिए उन्हें अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ रिग्रेट रहा था। दरअसल हुआ क्या था, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो उन्होंने अमेरिका को सजेस्ट किया था मैडन प्रोजेक्ट करने के लिए। हालांकि उस प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व नहीं थे। उस प्रोजेक्ट में क्या था, वो प्रोजेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए था। यानी अमेरिका को उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, लेकिन बाद में उनको अपनी इस गलती के लिए पछतावा भी हुआ था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर बॉम्ब बना रहा है और उन्हें लगता था अगर एडोल्फ हिटलर ने बॉम्ब बना दिया तो, क्योंकि वो एक टाइप के सन की इंसान था एडोल्फ हिटलर, तो वो तो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक हो सकता था। तो इससे पहले कि जर्मन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, उन्होंने आइडिया दिया अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, और अमेरिका ने ऐसा ही किया और उसके बाद उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब डाले भी थे। लेकिन बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी इस गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछताए थे, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि एडोल्फ हिटलर तो अभी काफ़ी पीछे है, यानी जर्मन इस टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता था। इस पूरे प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर ने देखा था। ओपेनहाइमर ने ही पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था।
In 13 April 1955, Sir Albert Einstein left away, and a gold man of this world we have lost it. तो ये थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक छोटी सी कहानी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि फिजिक्स की दुनिया की आपको सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं।